आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, माओ जेडोंग की बात करेंगे। माओ जेडोंग के बारे में जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भैया, ये फाउंडिंग फादर हैं रिपब्लिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। 26 दिसंबर 1893 में इनका जन्म हुआ था, माओ जेडोंग का। माओ सेतुंग या माओ जेडोंग। तो माओ जेडोंग को कम्युनिज्म का पानियर बोला जाता है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना इन्होंने और एक और थे 1921 में फाउंड की चाइना में। और आपको पता है कि भारत में भी सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट बैन है वो। तो इनका जो टेन्योर था, माओ चाइना में रेवोल्यूशन लेके आया 1949 में। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि चीन में कम्युनिज्म आएगा, दूर दूर तक किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन माओ जेडोंग लेके आए। बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, बहुत बड़े रेवोल्यूशनरी थे। लेकिन शायद आपको पता नहीं, जितने बड़े रेवोल्यूशनरी थे उतने ही बेकार इकोनॉमिस्ट। इकोनॉमी का इनको एबीसीडी भी नहीं पता था। इन्होंने चाइना को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया, पूरी तरीके से। कुछ लोग इनको बहुत बड़ा हीरो बोलते हैं और कुछ लोग इनको जेनोसाइडल मॉन्स्टर बोलते हैं। तो माओ जेडोंग बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल फिगर है। कहीं इनको बहुत सेलिब्रेट किया जाता है। कम्युनिस्ट का झंडा लहराने वाले माओ जेडोंग को बहुत हीरो मानते हैं। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि भैया दूर ही रहो इनसे, तो अच्छा है। तो हम बात करेंगे माओ जेडोंग की स्टोरी की। ऐसा बोला जाता है कि लगभग 7 करोड़ लोग, जब तक माओ जेडोंग चाइना में रहे 1949 से लेकर 1976 तक 7 करोड़ लोग मरे इनकी रीन में। या तो पर्ज किया गया, एग्जीक्यूट किया गया, लेबर की वजह से, फेमाइन की वजह से 7 करोड़ लोग मारे गए। फिर भी माओ को एक बहुत बड़ा लीडर माना जाता है और कल्ट पर्सनैलिटी है। बहुत लोग इनकी पूजा करते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के ऑफिस में माओ जेडोंग की बहुत बड़ी तस्वीर लगी है। बीजिंग में बहुत बड़ी तस्वीर लगी है। हम कुछ फैक्ट्स के भी बारे में जानेंगे। माओ जेडोंग का जन्म हुनान प्रोविंस में हुआ था, सेंट्रल चाइना में, 26 दिसंबर 1893। गरीब किसान थे ये। इनके पिताजी से इनकी बनती नहीं थी, बहुत मारे जाते थे। पिता इनको लुटा लुटा के मारते थे, पकड़ पकड़ के मारते थे बहुत। पिताजी से बिल्कुल नहीं बनती थी, लेकिन माता जी इनको बहुत ज्यादा प्यार करती थी, बहुत ज्यादा। और क्योंकि माओ जेडोंग किसानी इनको बड़ी पसंद थी, लेकिन साथ ही साथ इनको पढ़ना भी बहुत ज्यादा पसंद था। हालांकि ड्रॉप आउट थे ये, इन्होंने कॉलेज छोड़ दिया था, ड्रॉप आउट थे ये, ज्यादा कॉलेज गए नहीं थे ये। लेकिन हाँ, पढ़ाई का इनका बहुत शौक था। माओ जेडोंग जो है, जब भी फील्ड्स में जाते थे बहुत पढ़ते थे, बहुत पढ़ते। कुछ भी जो भी मिल जाता इनको पढ़ते रहते थे। मार्क्सिज्म के उस समय कार्ल मार्क्स भाई नए नए आए थे। हालांकि उनका देहांत हो गया था 1883 आते आते। तो कार्ल मार्क्स को उन्होंने पढ़ना शुरू किया। मार्क्सिस्ट हो गए पूरी तरीके से, धीमे धीमे उनके आइडिया से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए और काफी पढ़ाई की। इनके पिताजी कई बार इसी दौरान मारते भी थे इनके, और ये पढ़ते भी थे। गरीब परिवार में इनका जन्म नहीं था, सॉरी, प्रॉस्पेरस परिवार में। इनका जो परिवार था वो अमीर पेजेंट थे ये, मतलब अमीर किसान थे इनके पिताजी, गरीब नहीं थे। शुरुआत से ये चाइनीज नेशनलिज्म को सपोर्ट करते थे। माओ जेडोंग का जन्म उस समय हुआ था जब चाइना बुरी तरीके से हार रहा था। 1700 से लेकर 1800 से लेकर 1900 तक चाइना बुरी तरीके से हारा। ओपीएम वॉर हारा चाइना को, पूरे चीन को ओपीएम की लत लगा दी गई। जापान, अब देखिए 1893 में इनका जन्म हुआ, 1894 में साइनो जापानीज वॉर होगा। जापान ने चाइना पे कब्जा किया, बुरी तरीके से भगा भगा के चाइना को मारा। वेस्टर्न पावर्स का चाइना पे डोमिनेंस। तो चाइना, यहां जो चिंग डायनेस्टी थी वो ज्यादा कुछ कर नहीं पा रही थी। लोग बहुत ज्यादा परेशान थे, लोग गरीबी में थे, गरीबी की चपेट में थे। उस समय माओ जेडोंग का जन्म हुआ। बहुत दिक्कत थी। काफी कुछ किया इन्होंने, पढ़ाई की, और उसके बाद फिर शुरुआत में इनकी जो स्कूलिंग है वो लोकल से ही हुई। और उसके बाद पेकिंग यूनिवर्सिटी में ये पढ़ने गए। वहां पे मार्क्सिज्म लेनिनिज्म इन्होंने अडॉप्ट किया। फिर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी 1921 में इन्होंने फाउंड की। आपको बता दूं कि काफी समय तक माओ को पढ़ाने का बड़ा शौक था, तो टीचर भी बने बाद में। ड्रॉप आउट थे लेकिन टीचर बने और उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। और इसी दौरान 1917 में रशिया में रेवोल्यूशन आ गया, रशियन रेवोल्यूशन। उसी की तर्ज पे चाइना में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का उदय हुआ 1921। फाउंडिंग मेंबर कौन थे? ली डजाऊ, चेन ड्यूजी, ये। और क्योंकि भाई कम्युनिस्ट भाई भाई, तो सोवियत यूनियन डेफिनेटली इनको सपोर्ट करेगा। अब प्रॉब्लम होने वाली है। देखिए चाइना में क्या हुआ था, सन यात सेन आ गए थे।
सन यात सेन 1911 में रेवोल्यूशन, क्रांति आ गई थी, मोनार्की को उठा फेंका, जो किंग पुई थी उनको खत्म कर दिया, एब्डिकेट, उनको अपनी थ्रोन को एब्डिकेट करना पड़ा, छोड़ना पड़ा अपनी थ्रोन को। 1911 में रेवोल्यूशन आया, सन यात सेन ने अपनी पार्टी बनाई कुओमिंटांग। अब इधर माओ जेडोंग इस समय उबर रहे थे, ओके, अभी बहुत तगड़े से ये पॉलिटिक्स में नहीं आए, लेकिन धीमे धीमे, क्योंकि नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद इनमें कूट कूट के भरा था, और बचपन से ही ऐसे ही बातें करते थे कि चीन को अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा। उसके बाद जब ये यूनिवर्सिटी में थे तो ये मार्क्सिज्म लेनिनिज्म बहुत ज्यादा पढ़ने लगे, और 1921 में जब पार्टी की स्थापना हुई तो इन्होंने पार्टी ज्वाइन कर ली। ये चीज है। अमेरिका को या कैपिटलिज्म को ये ताउम्र उससे नफरत करते रहे। हालांकि 1970s में जाके अमेरिका से इन्होंने हाथ नहीं मिलाया था, लेकिन मतलब एक तरीके से आना जाना शुरू हुआ। माओ जेडोंग चाइना में ही रहे, बाद में सोवियत गए थे, लेकिन अपनी 80 से 90% चाइना से बाहर ही नहीं निकले, चीन में ही थे ये चीज है। तो अब कुओमिंटांग पार्टी बन गई। कुओमिंटांग पार्टी सन यात सेन ने बनाई, सन यात सेन ने कुओमिंटांग पार्टी बनाई, चियांग काई शेक भी जुड़े। अब देखिए, एक तरफ है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, एक तरफ है कुओमिंटांग पार्टी। सन यात सेन ने बोला कि दोनों को साथ में आना पड़ेगा। उस समय चाइना बटा हुआ था, 1911 में जब जिन्हाई रेवोल्यूशन आया तो चीन बटा हुआ था, तो इसको यूनिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो कुओमिंटांग, जब सन यात सेन की मृत्यु हुई उसके बाद चियांग काई शेक ने वो नीचे से गए और ऊपर तक जहां जहां बड़े बड़े वॉरलॉर्ड्स थे सबको खत्म किया, और चाइना को चियांग काई शेक ने यूनाइट किया। तो शुरुआत में तो हम ये देखते हैं कि कम्युनिस्ट और कुओमिंटांग पार्टी जो है, चियांग काई शेक साथ में काम कर रहे थे, लेकिन जब चियांग काई शेक के पास पूरी सत्ता आ गई तब 1928 आते आते इन्होंने बोला खत्म करो, सारे कम्युनिस्टों को मारो। ग्रीन गैंग बनाई जो कम्युनिस्टों को ढूंढ ढूंढ के मारती थी, और अब एक ही पावर रहेगी, वो है चियांग काई शेक। दैट्स इट। चाइनीज सिविल वॉर हो गया, कुओमिंटांग पार्टी और सीसीपी। अब उसके बाद माओ ने रेड आर्मी बनाई कि भाई हमको लड़ना पड़ेगा। माओ को सपोर्ट था गांव वालों का, गांव का माओ को अच्छा खासा सपोर्ट था, और सारे के सारे चाइनीज वर्कर्स को, पेजेंट्स को ये लेके और बोले रेड आर्मी बनाओ। ये चीज है। अब उसके बाद हम ये देखते हैं कि जब इनके ऊपर खतरा मंड रहा है कि भाई ये तो बहुत मारेंगे, पकड़ पकड़ के मार रहे हैं, तब हम ये देखते हैं कि माओ जेडोंग ने लॉन्ग मार्च किया। लॉन्ग मार्च मतलब क्या? जब कुओमिंटांग चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को मार रही थी तब इनको बचना था, और बचने का एक ही तरीका था कि ये नॉर्थ में पहाड़ियों में जाके छुप जाएं और वहीं पे अपना हेडक्वार्टर बनाएं। ठीक है, ये थे साउथ में। और हम ये देखते हैं कि इन्होंने सारे कम्युनिस्टों को, जो लीडर्स थे, उनको इकट्ठा किया, और ये जियांगजी प्रोविंस में शुरू हुआ अक्टूबर 1934, और उसके बाद ये नॉर्थ में यांगजी प्रोविंस में जाके खत्म हुआ अक्टूबर 1935। एक साल तक ये चला। ऐसा इनएक्सपीरियंस्ड मिलिट्री कमीशन था ये, और यहां पे चियांग काई शेक जो है एनाइलेट करने वाले थे। जियांगजी प्रोविंस में इनका काफी स्ट्रॉन्ग होल्ड था, लेकिन उससे बचते बचाते फाइनली ये पहुंच ही गए, माओ जेडोंग और जू इनलाई। और 9000 किलोमीटर का 370 दिनों में 9000 किलोमीटर उन्होंने सफर पूरा किया। ये चीज है, वेस्ट से नॉर्थ होते हुए शांगजी प्रोविंस में पूरा जबरदस्त सफर था ये। ढूंढ ढूंढ के मार रहे थे लेकिन बच गए। इसीलिए आप देखेंगे कि जितनी भी सैटेलाइट्स है, जो भी अभी चाइना लॉन्च करता है, उसको लॉन्ग मार्च नाम देता है, क्योंकि बड़ा ऐतिहासिक पल है। फिर उसके बाद जापान ने इन्वेड किया 1937 में, सेकेंड साइनो जापानीज वॉर हुआ, रेप्स ऑफ नैनकिंग हुआ। अब उसके बाद क्या हुआ कि दोबारा कुओमिंटांग पार्टी और कम्युनिस्टों ने हाथ मिलाया। हम दोनों साथ में आते और जापानियों को खदेड़ते हैं, और उसके बाद जब जापानी चले जाएंगे तब देखेंगे सत्ता किसके हाथ में रहेगी। 1945 में वॉर खत्म हो गया, जापान बुरी तरीके से हार गया। फिर सिविल वॉर शुरू हो जाता है 1945 से लेकर 1949 तक। किसी ने भी नहीं सोचा था, लेकिन क्योंकि सोवियत का पूरा सपोर्ट था चाइना को, माओ जेडोंग ने चियांग काई शेक को हरा दिया। 1 अक्टूबर 1949 माओ ने बोला कि अब पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना की हम स्थापना करते हैं, और बीजिंग पे
तियाननमेन स्क्वायर पे लाल झंडा फहरा दिया। चियांग काई शेक भागे ताइवान, वहीं से उनका रूल चला, वहीं से उनकी पार्टी चली। ये चीज है। फिर इधर जैसे ही माओ जेडोंग ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बनाया, तुरंत कोरियन वॉर शुरू हो गई। अगेन यहाँ पे कम्युनिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म। अमेरिका से माओ जेडोंग बहुत ज्यादा नफरत करते थे, बोलते थे किसी भी तरीके से अमेरिका को ना आने दो। माओ जेडोंग ने कोई भी मदद लेने से मना कर दिया। अब 1953 में कोरियन वॉर खत्म होता है, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया बन गया। साउथ कोरिया अमेरिकन डोमिनेटेड, जो कि आज बहुत प्रॉस्पेरस है। नॉर्थ कोरिया पूरा कम्युनिस्ट डोमिनेटेड, मतलब वहां तो अथॉरिटेरियन स्टेट। अब अगला फेज शुरू होता है 1953 से लेकर 58 तक। अब माओ को पता था कि भाई देखो, अभी इस समय क्या है कि जो बड़े बड़े जमींदार हैं, लैंड लॉर्ड्स, उनके पास सारी जमीनें हैं। अब कम्युनिज्म इज ऑल अबाउट रेवोल्यूशन। कम्युनिज्म तो बोलते हैं ना कि पहले रेवोल्यूशन लेके आएंगे और उसके बाद सर्वहारा की सत्ता बनेगी। वो कैसे होगा? हिंसा से। तो माओ जेडोंग ने बड़े बड़े लैंड लॉर्ड्स को मारना शुरू किया, सबको आदेश दिया कि निकालो, मारो और छीन लो। तुम इतना एक्सप्लॉइटेशन, उस समय बहुत एक्सप्लॉइटेशन होता है था, तो इतनी गरीबी जो तुमको दी है, कॉन्फ्यूशनिज्म भाड़ में गया, छोड़ो इसको, पीछे में छोड़ा है। तुमसे जो जमीन छीनी हुई है अब वापस ले। तो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स, अमीरों को मारा गया, देवर पर्ज्ड, बहुत बुरे हालत। उसके बाद फिर माओ जेडोंग को भाई इकोनॉमी भी चलानी थी। अब माओ जेडोंग ने अमेरिका या किसी से भी मदद लेने से इनकार कर दिया। तो अब ये क्या करें? तो माओ जेडोंग ने स्टील बनाना शुरू किया। माओ जेडोंग ने सबको, जिनके पास खेत थे, उनसे बोला स्टील बनाओ। सब स्टील बनाने में लग गए कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, इंडस्ट्रीज लगानी है। लेकिन दिक्कत यह हुई कि इससे कुछ खास फायदा हुआ नहीं। वो स्टील जो बना, दिन रात काम किया, 24-24 घंटे यहां पे लोग काम करते थे, खाना नहीं खाते थे, स्टील बनाते थे। कितने लोग मारे गए, इसी में मर गए। वो 2 कौड़ी का था, थर्ड क्वालिटी, थर्ड ग्रेड का स्टील था वो। माओ जेडोंग और परेशान। कलेक्टिवाइजेशन शुरू कर दिया कि भाई इतना कोटा दिया जाता था यहाँ पे किसानों को, इतना तुमको उगाना ही है। अब वैसे ही वो किसान गरीब, किसानों को नॉलेज भी नहीं कि कैसे उगाएं, क्या करें। देखिए हुआ क्या था ना, एक नॉलेज क्राइसिस हो गई थी। बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स, इन सबको जो मारा था उनको नॉलेज थी कैसे खेती करते हैं, वो सिस्टम से उनकी जनरेशन यही काम कर रही थी। लेकिन एकदम से चीजें बदल गई, सबको मार दिया, सबको हटा दिया। अब हुआ क्या कि जो नए ये किसान थे, इनको पता ही नहीं था कि भाई कैसे उगाए, कोई नॉलेज ही नहीं, और ऊपर से आप मदद नहीं ले रहे हो, तो इसकी वजह से खेती खत्म। 1959 से लेकर 61, 2 साल तक चाइना में भयंकर फेमाइन रहा है, जिसमें 4 करोड़ लोग मारे गए हैं। यह अभी तक का इतिहास का, पूरी दुनिया का सबसे खतरनाक, सबसे काला इतिहास है जो फेमाइन रहा है। इसमें ऐसा बोला जाता है कि लोग जो है, उनके पास खाने को कुछ था नहीं, तो पेड़ पत्तियां खाने लगे। जब पेड़ पत्तियां खत्म हो गई तो लकड़ी नोच नोच के खाने लगे, वो खत्म हो गया तो मिट्टी खाने लगे। कितने लोग मर गए ये। अब 1961 में प्लान्ड इकोनॉमी चली नहीं, ग्रेट लीप फॉरवर्ड तो था, इसमें सारे स्पैरोज को मारो, सब कीड़ों को मारो, बहुत बुरी हालत हो गई। इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोग्राम इनका पूरी तरीके से फेल हो गया। 2 बॉम्ब 1 सैटेलाइट प्रोजेक्ट इन्होंने लॉन्च किया, वो भी फेल, सब खत्म। 1955 में माओ ने सुफान मूवमेंट लॉन्च किया। यह पर्ज था। जो भी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो भी माओ जेडोंग के अगेंस्ट बोल रहे थे 1955 से लेकर 1957 तक, खत्म करो। सुफान का मतलब ये होता है पर्ज ऑफ द हिडन काउंटर रेवोल्यूशनरीज। जो भी मार रहा है, 5% लोग थे जो इनको अपोज कर रहे थे, मार दो, सबको खत्म किया। ये चीज है। 1958 में ग्रेट लीप फॉरवर्ड, क्योंकि 58 तक तो बहुत दिक्कत वही कि 58 के बाद भाई इकोनॉमिक और सोशल कैंपेन चलाई गई, 58 से लेकर 62 तक, कि हम देश को रिकंस्ट्रक्ट करेंगे। एग्रेरियन सोसाइटी से, इकोनॉमी से अब कम्युनिस्ट सोसाइटी बनाएंगे, पीपल्स कम्यून बनाएंगे। हम मल्टीप्लाई करेंगे ग्रेन यील्ड्स को, हम इतना सबको खाना देंगे कि हर कोई खुशी से खा पाए, कोई भी भूखा नहीं मरेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कलेक्टिवाइजेशन के कारण सब बुरी हालत हो गई और इस पॉलिसी ने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। इट वॉज अ डिजास्टर। मैंने बताया ना कि बहुत लगभग 4 से 5 करोड़ लोग जो हैं वो मारे गए इसमें। इट वॉज द लार्जेस्ट फेमाइन इन ह्यूमन हिस्ट्री। ये चीज है। एग्रीकल्चरल कलेक्टिवाइजेशन नेसेसरी था, कोटा दिया जाता था, हमको फर्क नहीं पड़ता, वो उतना हमको चाहिए,
जो वर्कर्स थे, जो पेजेंट्स थे, उनके पास कुछ भी बचता नहीं था खाने को। ये चीज है। प्राइवेट फार्मिंग खत्म हो गई, सब कुछ नेशनलाइज कर दिया था सरकार, माओ जेडोंग ने सब कुछ अपने पास ले लिया था, तो प्राइवेट फार्मिंग खत्म हो गई थी। और जो भी प्राइवेट फार्मिंग करता पाया जाता था, मतलब खुद के लिए अगर थोड़ा बहुत बचा लिया उसने, तो उसको मार दिया जाता था। ये चीज है, बहुत दिक्कत हुई थी। ग्रेट लीप फॉरवर्ड हालांकि 1953-76 तक चला था पूरा, लेकिन चाइना की इकोनॉमी बहुत बुरी तरीके से बेकार एकदम, ये चीज। उसके बाद ग्रेट लीप फॉरवर्ड नहीं चला। अब 1963 इसी दौरान माओ को पार्टी से निकाल दिया गया, माओ ने इस्तीफा दे दिया। तो ली शाकुई और डेन जियाओपिंग ये दो लीडर्स बने, क्योंकि भाई अब प्रेशर भी बढ़ रहा था ना, इतने लोग का मरने की जिम्मेदारी कौन लेगा। तो माओ ने सोशलिस्ट एजुकेशन मूवमेंट चला दिया। माओ बहुत चालाक था, इतना ज्यादा दिमाग, इतना ज्यादा शातिर, ऐसा क्लीन अप मूवमेंट इसको बोला जाता था। एक्चुअली डेन जियाओपिंग, जिनको फादर ऑफ मॉडर्न चाइना बोला जाता है, चाइना जो भी होने की वजह से है, वरना माओ जेडोंग ने तो पूरा चाइना को बर्बाद कर दिया था, एकदम बहुत बुरी तरीके से बर्बाद कर दिया था। तो डेन जियाओपिंग जो थे वो भी निपट ही गए थे इसमें, ऐसा। 1963 में इनको लगा कि भाई देखो, ये जो रिएक्शनरी एलिमेंट्स है ना ब्यूरोक्रेसी में, इनको हटाना पड़ेगा। गवर्नेंस इज ऑल्सो प्रोसेस ऑफ सोशल एजुकेशन, इसमें भी काफी लोग मारे गए, तकरीबन 77,000 से लेकर 5 लाख तक डेथ्स हुई हैं। और माओ जेडोंग के बाद ली शाओकी, इनको भी खत्म कर दिया गया था, इनकी बीवी को मार दिया गया, इनको भी खत्म कर दिया गया हाउस अरेस्ट करके, कल्चरल रेवोल्यूशन में। कल्चरल रेवोल्यूशन क्या था, एक और काला अध्याय। कल्चरल रेवोल्यूशन, जब माओ को हटाया गया तो भाई डेन जियाओपिंग को पता चला मॉडर्नाइजेशन लाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं हमको कैपिटलिज्म के बाद थोड़ा बहुत जाना पड़ेगा। तब माओ जेडोंग ने स्कूल कॉलेज के बच्चों से कहा कि ये तुम्हारे कल्चर को बिगाड़ रहे हैं, जो जिस प्रिंसिपल पे हम यहाँ पे आए हैं ये सब खत्म कर रहे हैं। तो सारे बच्चों ने माओ जेडोंग का साथ देना शुरू किया कि हाँ भाई, ये पार्टी में ही विलन छुपे हुए हैं। हालांकि माओ की इसमें मंशा गलत नहीं थी, वो नहीं चाहते थे कोई पार्टी का मारा जाए, लेकिन भाई रेवोल्यूशन है, क्रांति, वो एक बार लॉन्च हो संभलेगा ही नहीं। 1966 से लेकर 1976 तक 10 साल तक एक कल्चरल रेवोल्यूशन चला है। दोबारा माओ जेडोंग जो है वो पार्टी में आए, और यही था कि भाई चाइनीज कम्युनिज्म को प्रिजर्व करना है, जो भी कैपिटलिस्ट हैं उनको खत्म करो। ली शाओकी को हाउस अरेस्ट किया गया, डेन जियाओपिंग को एग्जाइल में भेज दिया गया, बाद में सब इनको वापस लाया गया, बहुत दिक्कत हुई। इसमें भी काफी लोग मारे गए, बड़े बड़े लीडर जो हैं वो मारे गए, ये चीज है। अब उसके बाद फिर 1970s की बात करें तो फिर माओ जेडोंग, जब ये हुआ कि भाई अब बहुत बुरी हालत है, तो अमेरिका से भी इन्होंने हाथ मिलाया। सोवियत के प्रेसिडेंट भी इनसे मिलने आए थे। अमेरिका और चाइना की बिल्कुल बनती नहीं थी, लेकिन अमेरिका के जो रिचर्ड निक्सन थे वो माओ से मिले, माओ अमेरिका गए, मुलाकात हुई, चीजें ठीक हुई। कुछ अननोन फैक्ट्स की बात कर लेते हैं जो माओ से रिलेटेड है। आपको बता दूं कि माओ को चिढ़ाना दूसरों को बहुत पसंद था, बदला लेते थे भाई। माओ सोवियत से बहुत ज्यादा ठीक था, लेकिन बहुत ऐसा प्यार नहीं था उनको कोई। तो जब 1958 में निकिता क्रुश्चेव आए, तो माओ को पता था कि निकिता क्रुश्चेव जो है वो स्विमिंग नहीं कर सकते, तो माओ ने निकिता क्रुश्चेव के सामने एज अ डिसरिस्पेक्ट स्विमिंग की, क्योंकि माओ को लगता था कि जब मैं सोवियत गया था 1949 में, तो इन्होंने भी ऐसे ही मेरी बेइज्जती की। 1968 में जब पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर माओ के पास आए, इन्होंने कुछ आम दिए माओ को, तो उस समय चाइना में किसी ने आम देखा नहीं, तो माओ ने इस फ्रूट को भी एज अ प्रोपेगेंडा टूल जो है वो अपनाया। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस को गिफ्ट भेजा, यूनिवर्सिटी, फैक्ट्री, और बहुत जल्दी जो आम है ना, ये वहां पे एक सेलिब्रेशन टूल बन गया, ऐसा। 1973 माओ ने बोला कि भाई हम औरतों को अमेरिका भेजते हैं। पहली बात तो यहां पे बहुत ज्यादा गरीबी और बहुत सारी औरतें, तो 1 करोड़ औरतें भेजने का ऑफर दिया था अमेरिका को। माओ को लगता था कि भाई देखो, इससे बायलैटरल रिलेशन जो है वो काफी ज्यादा अच्छे होंगे, और चाइना में ओवर पॉपुलेशन की प्रॉब्लम है वो भी घटेगी। चाइना उस समय बहुत ही गरीब कंट्री था, गरीब देश था। माओ की बहुत 3 स्टोरी लंबी पोर्ट्रेट है, बहुत बड़ी। जब आप कभी जाएंगे बीजिंग के तियाननमेन स्क्वायर तो देखिएगा, और वो हमेशा नहीं लगती, उसको हमेशा रीपेंट किया जाता है, ये चीज है।
इस तरीके से। माओ के, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, माओ के पर्सनल फिजिशियन बताते थे, जो डॉक्टर थे, माओ थोड़े से थे, बहुत 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 सारी औरतों के साथ उनके संबंध थे। होते ही है भाई, ये बड़े बड़े लीडर्स के, बहुत ही कम लीडर्स होंगे जो संबंध नहीं, बहुत बहुत थोड़ा ये तो था इनका। तो माओ ने बहुत सारी औरतों से संबंध बनाए। तो जो औरतें माओ से कुछ अगर मान लीजिए बीमारी होगी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज उन पे आ गया, तो दे वर वेरी प्राउड कि अरे हमको तो माओ जेडोंग ने हमारे साथ संबंध बनाए हैं और हमको ये डिजीज दिया, ये बीमारी दी। माओ का खुद भी कहना था कि भाई मुझे ज्यादा जीना है और ज्यादा जीने के लिए मुझे बहुत सारी औरतों के साथ सोना पड़ेगा। माओ कभी भी मंजन नहीं करते थे, आपको बता दूं। कभी भी उन्होंने अपने दांत मांजे ही नहीं, ना ही कभी भी अपने प्राइवेट पार्ट्स को साफ किया। बहुत ही गंदे रहते थे, बहुत ही गंदगी। तो पर्सनल हाइजीन की बात करें तो कोई भी सेंस नहीं था। 1976 में माओ का देहांत हुआ, माओ जेडोंग का देहांत हुआ 1976 में। और तब तक चाइना बहुत बहुत गरीब था। 9 सितंबर 1976, उसके बाद जब डेंग ज़ियाओपिंग है, अगले 13 साल में उस इंसान ने चाइना को पूरी तरीके से बदल दिया। वरना चाइना तो इतनी बुरी हालत में था, अगर माओ और जिंदा रहते तो आज कभी चाइना बहुत गरीब देश होता, बहुत गरीब ऐसा। लेकिन डेंग ज़ियाओपिंग ने पूरी तरीके से चीन को बदल दिया। छोटा सा लेक्चर था दोस्तों, आई होप आपको पसंद आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।